इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रशासनिक क्षेत्र में बैठे सभी जैन धर्मावलंबी जिन धर्म, जिन शासन और राष्ट्र को कैसे गौरवान्वित करें, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि समाज के लोगों का रुझान इस क्षेत्र में आया और हमारे समाज के युवक युवती अपनी प्रतिभा के बल पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव का शुरू से ये मार्गदर्शन था कि प्रशासन के क्षेत्र में अगर योग्य लोग जाते हैं तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। शासन में तो लोग चुन कर के आते हैं, पर प्रशासन में हम अपनी प्रतिभा के बल पर जा सकते हैं और योग्य व्यक्तियों के हाथ में प्रशासन हो तो देश की हम दुर्अवस्था को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। ये चिंतन गुरुदेव का 1990 में आया और इसी भाव से उन्होंने जबलपुर में एक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से इसकी शुरुआत की थी। तब से समाज के युवकों का रुझान इस तरफ बढ़ा और आज अनुशासन, जीटो जैसी कई संस्थाएं आगे आई और हमारे समाज के युवक युवतियों ने अपना सर्वोत्कृष्ट लगाकर इस क्षेत्र में सफलता पाना शुरू किया। जो भी इस क्षेत्र में सफलीभूत हुए हैं, निश्चित उन्होंने अपनी मेहनत तो की ही है, गुरुओं का आशीर्वाद भी रहा है। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज गुरुओं से जुड़े हुए बच्चे या उनके परिवार के लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। उनसे मेरा इतना ही कहना है कि अपने पदभार को संभालने के बाद अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए जितना अच्छा बन सके उतना करना चाहिए। हमारा उद्देश्य संस्कृति के विकास का, हमारा उद्देश्य समाज के संरक्षण का है। मेरे संपर्क में अनेक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आज अपने प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक कुशलता के बल पर एक अलग पहचान बनाए। जहां वे एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे एक अच्छे श्रावक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, एक बात अपने दिल दिमाग में बिठाल के रखना, मैं प्रशासनिक अधिकारी बाद में हूँ, जैन श्रावक पहले हूँ। यदि इतनी बात मन में बैठी रहे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो जैनत्व को लांछित करेगा और फिर जैन होने के नाते तुम्हारा जो दायित्व है उसकी पूर्णता अपने आप होगी। नमोस्तु गुरुदेव। जब नकल करने में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है तो गुरुवर, नकल करके कोई भी कार्य करना गलत क्यों है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपने हाथों से चित्र को खींचना और चित्र की फोटो खींचना या फोटो कॉपी बनाना, छाया प्रति बनाना, दोनों में दोनों के पास चित्र है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में मूल्य किसका है? एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई, उसके हाथ से बनी हुई पेंटिंग या उसके फोटोग्राफ का? हाँ, क्यों? उसमें मौलिकता है। तो कहते हैं असल असल होता है और नकल नकल होता है। कितना भी होगा वो कॉपी ही होगा। हाँ, बेहतर हो कि तुम असल ले सको
पर असल चित्र लेने की क्षमता तुम्हारे पास न हो तो उसकी फोटो ही सही, पर वो चित्र है, विचित्र नहीं। इतनी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि ऐसा हम रख करके चलते हैं तो उसके सुपरिणाम जीवन में अपने आप घटित होते हैं। तो असल और नकल। अब रहा सवाल, किसी आदर्श के पीछे चलना क्या उनकी नकल है? चीजों को की कॉपी करना नकल है। व्यक्ति के पीछे चलना नकल नहीं, अनुसरण है। नकल में और अनुसरण में बड़ा अंतर है। नकल करने का मतलब वो जैसी एक्टिंग करिए वैसी एक्टिंग आप करो, और अनुसरण करने का मतलब सामने वाले को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसके पीछे चलना। वो जो कहे वो मुझे करना है, उन्होंने जैसा अपने जीवन को आगे बढ़ाया वैसा मुझे बनना है। अनुसरण सदैव उपयोगी है, नकल नहीं। नकल करोगे तो जैसे एक साधु है, उसका नकल करेगा बहुरूपिया और अनुसरण करेगा उसका शिष्य। बहुरूपिया नकल करेगा कितने दिन, और बहुरूपिया को कितनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो अनुसरण करेगा वो कल दिन अपने गुरु का भी स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए अनुसरण अनुकरणीय है, नकल है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक द्वारा अपनी पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं को वीतरागी साधुओं के समक्ष रखने में कोई दोष तो नहीं लगता? देखिए, साधु साधना के लिए बने हैं, पर आपने किसी साधु की शरण पाई है और जीवन की कोई उलझन है, तो उस उलझन को सुलझाने के लिए उनसे यथोचित मार्गदर्शन ले तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये साधु जीवन की मर्यादा के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहर है तो उचित नहीं, ये आपको अपने विवेक से समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भाषा, भूषा, भजन, भोजन और भेषज में आत्मनिर्भर राष्ट्र को ही पूर्ण आत्मनिर्भर माना जाता है, लेकिन हम इन्हीं 5 आयामों में सबसे ज्यादा पराश्रित हैं। तो हम इन 5 आयामों में आत्मनिर्भर कैसे बने? कृपया मार्गदर्शन करें। भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज यानी औषधि। आज के इस दौर में इन 5 को लीला जा रहा है और एक सुनियोजित साजिश की तहत, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारी भाषा कितनी तेजी से बदल रही है और वर्तमान का प्रचार तंत्र, जिसे मीडिया के नाम से आप लोग बोलते हैं। अब प्रचार तंत्र कोई नहीं जानता। मीडिया प्रसिद्ध हो गया, ये भी मीडिया की ही देन है। वर्तमान की इस महामारी की दौर में क्वारंटाइन सब जान रहा है, पर आइसोलेट रहना सब जान रहे हैं। पर कोई ये क्यों नहीं कहते कि पृथकवास रहना है और अलग थलग रहना है? क्या हमारे पास शब्द नहीं है? अभी इन्हें पृथकवास में रहना है। और एक बात और बता रहा हूं, क्वारंटाइन शब्द का जो अर्थ है उसमें किसी महामारी के फैलने पर अछूत की भांति रहने की बात है। अब पृथकवास में व्यक्ति सबसे अलग सुरक्षित रह रहा है, पर उसे अछूत जैसी दृष्टि से देखा नहीं जा रहा है। क्वारंटाइन है, बच्चा भी क्वारंटाइन। ये क्या है? मुखपट्टिका, मास्क, फेस कवर, मुखौटा बोलो ना,
मुपत्ति बोल दो, लेकिन इससे किसी ने नहीं कहा। और सब बड़े गौरवान्वित हैं ऐसा कहकर। ये विदेशी प्रचार तंत्र का सुनियोजित षड्यंत्र है। आज जितने भी समाचार पत्र हैं और जितने भी टीवी चैनल है, अब वो भी अंग्रेजी में आ गया, हिंदी बोलूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। इन सब में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब तो एक और विडंबना आ गई, माध्यम ही लोगों का अंग्रेजी है, तो अंग्रेजियत आएगी ही ना। भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। जब तक भाषा सुरक्षित होगी तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। स्वभाषा है तभी हम स्वदेश और स्वसंस्कृति को संभाल सकेंगे। हमें इसके प्रति व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। भूषा, पहनाव बदल गया, और पहनाव में भी सबसे ज्यादा परिवर्तन महिलाओं के पहनाव में आया। इसके पीछे हमारे देश की जो सहजीवन, परस्परता, बंधुत्व की समरसता, परख मूल्य थे वो छिन्न हो गए। पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे साड़ी को हटाकर सलवार कुर्ता आया और उसमें चुन्नी आई, दुपट्टा। फिर देखिए दुपट्टे में भी, दुपट्टा को पहले ऐसे पहनने की जगह गर्दन पे लटकाया गया, कंधे पर लटकाई गई और धीरे से उसको भी गायब कर दिया। फिर आगे चलकर उसका स्थान जीन्स और टॉप ने ले लिया। पर इससे नुकसान क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं, और इसके पीछे साजिश क्या थी। साड़ी जब होती थी तो वही साड़ी सास भी पहन लेती थी, वही साड़ी बहू भी पहन ले, वही ननद भी पहन ले, वही भौजाई भी पहन ले, वही देवरानी भी पहन ले, वही जेठानी भी पहन ले। सब में आपस में मेल जोल का निमित्त था। और अब जब सूट की बात आ गई तो सबकी अपनी अपनी फिटिंग है। उसने हमें सबसे अलग किया। उनका प्रयोजन अगर ऐसे चलेंगे तो साड़ी कम बिकती है, सूट पहनाओ ज्यादा बिकेगी। ये बदलाव है ना। लोग कहते हैं समय का बदलाव, ये समय का बदलाव नहीं, ये साजिशपूर्ण परिवर्तन है। कभी चर्चा करूंगा इस विषय पर विस्तार से, अभी करूंगा तो पूरा प्रवचन हो जाएगा। लेकिन ये भूषा में बहुत बड़ा बदलाव, स्त्री पुरुष सबके, इसने लोगों को खर्चीला बना दिया। ये सब विदेशी संस्कृति को थोपने की कुचेष्टा है और हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर करने वाले कुछ। भजन तो छूट ही गया, भोजन भी बिगड़ गया। अब हमारे यहाँ के परंपरागत व्यंजन तो कोई जानते ही नहीं। कौन जानते हैं बताओ? अब बहुत कम। अब समोसा कचौड़ी कम जानते हैं, पिज्जा बर्गर ज्यादा जानते हैं। पुराने समय में जो गूजा घेवर आदि बनते थे अब तो लोग जानते ही नहीं। भोजन की प्रणाली ही पूरी बदल गई। ये इसने भी हमारी सोच को विकृत किया और
भैषज की बात आपने की, बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारे यहाँ भैषज का वृहत शास्त्र है। अब उसकी जगह मेडिसिन ने ले ली, दवा ने ले ली। हमारे यहाँ औषध शब्द का प्रयोग हुआ और अब दवा हो गई। औषधि और दवा में बड़ा अंतर है। औषधि वो है जो भीतर का शोधन करे और दवा वो है जो रोग को दबा दे। हमारे यहाँ बहुत सारी देशी प्रणाली है। अगर उस चिकित्सा को ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता और आधुनिक तरीके से उस पर अनुसंधान किया जाए तो मैं कहता हूँ आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्व को लोहा मनवा सकती है। अभी भी देखिए इस महामारी की विभीषिका में बहुत तरह तरह के उपचार हो रहे हैं। हालांकि इससे प्रचार नहीं मिल पा रहा है, पर बहुत सारी ऐसी देशी औषधियां हैं जिससे लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। अभी पूर्णायु का जो काढ़ा है, कषायम काढ़ा, अमृतादिक्वाथ और समसमनी बटी, उसका ये प्रभाव दिख रहा है। एक दो लोग जो अपने अस्पताल चलाते हैं उन्होंने ये बताया कि उन्हें जिन लोगों को ये काढ़ा और ये बटी दी जा रही है उनकी रिकवरी अन्य मरीजों की तुलना में बहुत फास्ट हो रही है। पर इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी रहती है। हमारे देश की कोई कंपनी अगर कोई दवा आयुर्वेद पद्धति से विकसित करती है तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया जाता है। सबकी दृष्टि वैक्सीन पर है। अरे हमारे देश में तो चिकित्सा की वह प्रणाली थी, स्वर्ण प्राशन आदि की वह प्रक्रिया थी जिससे कि किसी को कोई वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसका शुरू से जन्म से ही इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी सशक्त बना दी जाती थी कि उनको कहीं आगे चलकर कठिनाई ही नहीं होती। लेकिन धीरे 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 हम बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं और ढुलक पर की ओर कर रहे हैं। तो इससे अपने को बचाना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज समय आया है, सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए जो कस्तूरी रंगन के आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं। मैं मानता हूं कि इससे हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है यदि इसे ईमानदारी से लोग लागू करें। तो हमें सब में व्यापक परिवर्तन करना है। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने भारतीय होने का गर्व महसूस करे और अपने आचार विचार और व्यवहार में भारतीयता को प्रमुखता दे। तभी आप सच्चे भारतीय कहला सकोगे और भारत का मान बढ़ा सकोगे। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।